बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां पर घंटाघर के इतराफ बाज़ारों में हज़ारों ताजरों की जिंदगियां खतरे में हैं। 8 बाज़ारों में बिजली का मॉडल तरसीली निज़ाम शुरू नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से बाज़ारों में बिजली की तारों से आतिश ज़दगी से मुतअद्दिद अफराद झुलस कर जाँ बहक हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल सिकंदर। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि कोयटा गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलोचिस्तान को कोई रेवेन्यू हासिल ना होने का इंकशाफ हुआ है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी का मुरासला सामने आने के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान ने यह मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी करा दी है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद गजनफर। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि सिंध में गंदम की खरीदारी में साल 2022 से 24 तक अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। नैब और वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने आला सतही तहकीकात शुरू कर दी हैं और महकमा खुराक के अपने ही इंस्पेक्टर ने इस मामले का भांडा फोड़ दिया है और तहरीरी शिकायत पर यह इदारा जो है वो हरकत में आ गया है। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा कराची जाहिद कोकर। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि फैसलाबाद घंटाघर के इतराफ में बाजारों में हजारों ताजरों की जिंदगियां जो हैं वो अब खतरे में हैं। 8 बाजारों में बिजली का मॉडल तरसीली निज़ाम शुरू नहीं किया जा सका है और बदकिस्मती से करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाले जो मंसूबे हैं उनके लिए भी फंड्स जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से बाजारों में बिजली की तारों से आतिश ज़दगी से मुतअद्दिद अफराद अब तक झुलस कर जाँ बहक हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा फैसलाबाद बिलाल सिकंदर। बिलाल, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये फैसलाबाद का कारोबारी हब है, यहाँ बिजली का ऐसा बेहंगम निज़ाम क्या वजह है, क्यों इसे ठीक नहीं किया जा रहा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, फैसलाबाद का ये बिलाशुबा कारोबारी हब है और घंटाघर के सराउंडिंग में ये जो 8 बाज़ार हैं, यहाँ पर पूरे फैसलाबाद की, बल्कि फैसलाबाद नहीं हम कहेंगे कि पूरे फैसलाबाद रीजन की यहाँ पर जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ से होती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े सूतर मंडी की मार्केट है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अलावा दीगर जो कपड़े से मुंसलिक कारोबार हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से मुंसलिक कारोबार हैं और दीगर मोबाइल मार्केट्स हैं और बाकी जो कारोबार हैं वो घंटाघर के सराउंडिंग में बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। और यहाँ पर चूँकि बिज़नेस बहुत ज़्यादा फैल चुका है, उस लिहाज से जैसे बिजली के इंतज़ामात बेहतर करने चाहिए थे उस तरह से नहीं किए गए कि एक अगर जिस तरह से पहले किसी एक ताजर ने 1 मीटर लगवाया था, उसने बाद में 3-4 और लगवा लिए, तो उन तारों को उसी तरह से ही दुकानों के ऊपर से घुमाकर जो है वो खंभों तक ले गए और फिर आगे ट्रांसफार्मर्स तक ले गए, जिसकी वजह से एक निज़ाम बिजली का जो बेहंगम निज़ाम जो है वो फैलता फैलता इस हद तक फैल चुका है कि वो जो तारों के गुच्छे हैं वो इतने उलझ चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो नीचे बैठे हुए जो ताजर हैं उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में हैं। और इस मंसूबे पर जो है बिलाशुबा एक बड़ी अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट जो है वो इस पर ख़र्च होनी है, जो ना फैस्को देने के लिए तैयार है, ना ज़िला इंतज़ामिया देने के लिए तैयार है। और इसी वजह से इस चीज़ को छेड़ा ही नहीं जा रहा कि हम इन बेहंगम बिजली के तारों को जो है वो बेहतर तरीके से इनको सेटल्ड किया जा सके। ताजरों की ज़िंदगियाँ जो ख़तरे में हैं, जो हर वक्त उन तारों के नीचे बैठे हुए हैं और शॉर्ट सर्किट से वहाँ पर कई हादसात रूनुमा हो चुके हैं, तो ये हादसात रूनुमा ना हो तो वहाँ पर फैस्को जो है वो तो बिल्कुल बेबस है कि वो इतने बड़ा, क्योंकि ये जो घंटाघर के 8 बाज़ार हैं ये बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ है और इसको फौरी तौर पर सही करना और इसके तारों को जो है वो ज़ेरे ज़मीन लेकर जाना या उसका कोई और सद्देबाब तलाश करना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। और वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको सही जगह पर उनकी तनसीब करना या फिर उनको रीशेप करना इस पूरे मॉडल को, तो ये एक फैस्को के लिए जो है ये चैलेंजिंग तो है ही है, साथ ही साथ उनके लिए नामुमकिनात में से भी है, क्योंकि फैस्को के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, ना उनके पास इतनी अफरादी कुव्वत है कि वो इसको तन तनहा जो है वो सही कर सके। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बिजली के कनेक्शंस जो हैं वो इन 8 बाज़ारों में लगे हुए हैं और उनको सही करना बहुत मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर जो ताजर कम्युनिटी है उनकी जानिब से फैस्को को, ज़िला इंतज़ामिया को, सिविल डिफेंस को
कई बार कहा गया है कि आप इन बिजली के तारों का कोई सद्देबाब करें, क्योंकि ये हर वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन का बायस बने हुए हैं। अच्छा बिलाल, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है, आपने बहुत ही अहम मामला जो है वो रेज किया है। हालांकि ये जितना सीरियस मामला है उतना ही इसे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। बिजली की तार कोई मजाक नहीं होते, हाई वोल्टेज की तारें होती हैं जो यहाँ से ऊपर से गुजर रही होती हैं और गुच्छों की शक्ल में ये होती हैं, किसी भी वक्त वो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। अगर हम आ जाएं घंटा घर के इतराफ में जो दुकानें हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन कितनी दुकानें हैं वहाँ पर और कितने ताजर हैं जिनकी जिंदगियां हर वक्त खतरे में हैं इन तारों की वजह से? देखें, जो एक रफ सा आइडिया है उसके मुताबिक तकरीबन 10,000 से ज़ायद दुकानें जो हैं वो घंटा घर के सराउंडिंग में जो 8 बाज़ार हैं वहाँ पर मौजूद हैं और ये बहुत बड़ा कारोबारी हब है। फैसलाबाद का जो कपड़ा है ये तैयार होकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है और यहाँ पर ही सूतर मंडी जो है, यहाँ का धागा जो है पूरे पाकिस्तान की स्पिनिंग मिल्स में जाता है। यहाँ पर मोबाइल की बहुत बड़ी मार्केट है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है, बुक्स की बहुत बड़ी मार्केट है और तमाम तर ये जो 8 बाज़ार हैं बहुत ही मसरूफ़ तरीन हैं, क्योंकि यहाँ पूरा फैसलाबाद रीजन के जितने भी लोग हैं, सरगोदा, फखर, खुशाब, मियाँ वाली से लेकर छंग, चन्योट, यहाँ तमाम तो लोग जो हैं वो फैसलाबाद से आके शॉपिंग करते हैं और सिर्फ शॉपिंग नहीं करते, यहाँ पर ताजर जो हैं वो आकर बिज़नेस भी करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद में लाखों अफराद जो हैं वो इन बाज़ारों का विज़िट करते हैं, यहाँ पर कारोबार करते हैं और यहाँ से फिर जो है वो अपने घरों को रवाना जाते हैं। लेकिन वो शदीद टेंशन में इस वजह से हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ तो दाव पर हैं ही हैं, साथ उनकी जो जमा पूंजी है पूरी ज़िंदगी की उन्होंने जो अपनी दुकानों में लगाई हुई है, कई बार इस तरह के वाक़यात हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह से कई बार तो इस तरह हुआ है कि लोग अपनी दुकानें बंद करके घरों में जाते हैं और बाद में उनको सिक्योरिटी गार्ड कॉल करके बताते हैं कि आपकी दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है और जितना उसमें सामान था जब आके देखते हैं तो वो जलकर खाक हो गया होता है। वो सामान नहीं बल्कि उनकी वो पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट होती है जो उन्होंने उस दुकान में लगाई होती है। और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया वहाँ पर आती है, वहाँ पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट आता है, फेस्को आते हैं, वक्ती तौर पर उस आग को बुझा दिया जाता है और उस नुकसान का अजाला जो है वो ना ज़िला इंतज़ामिया ने कभी किया है, ना वो फेस्को ने कभी किया है, ना ही जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से किया गया है। तो ताजरों की एक अच्छी खासी तादाद होने की वजह से वहाँ पर अच्छी खासी कम्युनिटी जो है ट्रेडर्स की वो वहाँ पर मौजूद है और कई बार हुकाम बाला को इस हवाले से कहा गया है कि इसका सद्देबाब करें, लेकिन इसका सद्देबाब जो है वो पता नहीं क्यों नहीं किया जा रहा और इंतजार किया जा रहा है कि शायद ये तो यहाँ हमें पर कोई पता और है नुकसान कि ये हो। बिजली के तार जो हैं गुच्छों की सूरत में वो वहाँ पर हैं, लेकिन ये बिजली के जो तार हैं किस तरह से आतिशज़दगी के वाक़यात का सबब बन रहे हैं? क्या वहाँ पर शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा है या फिर कोई और वजह सामने आती है? देखें, ये बिजली के तार जितने ज़्यादा उलझे हुए हैं उनको सही करना उतना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फेस्को को जब कहा जाता है कि वहाँ पे बिजली के कनेक्शंस दें तो वो भी ये जहमत नहीं करते कि इन जो बिजली के जो उलझे हुए तार हैं इनको ज़रा सही किया जा सके। तो वहाँ पर ही कनेक्शन पे कनेक्शन जो हैं वो लगाई जा रहे हैं और वो बिजली के तार जो हैं वो मज़ीद उलझते जा रहे हैं। और वहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये गलियाँ जो हैं, जिसने फैसलाबाद की ये गलियाँ विज़िट की हुई हैं वो बाखूबी जानते हैं कि ये बड़ी तंग गलियाँ हैं और उन गलियों में लोगों ने आगे जो है वो काउंटर रखे हुए हैं और उनसे गुजरना बहुत मुश्किल होता है। पैदल आप गुजर सकते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट की बायस वहाँ पर कपड़े की दुकानें हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल हैं और दीगर चीज़ें हैं जिनको आग बहुत जल्दी पकड़ती है। तो वहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आग इतनी तेज़ी से फैलती है कि वो जो दुकानें हैं, जो वहाँ पर प्लाजा हो, दुकान हो, वहाँ पर कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, वो जल कर जो है वो मिनटों में खाक हो जाती है और वहाँ पर रेस्क्यू को ऑपरेशन करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो 8 बाज़ार हैं वहाँ पर तो गाड़ी आ सकती है, लेकिन जो अंदर गलियाँ हैं, जो मेन गलियाँ हैं, जो कारोबारी हब समझा जाता है, उन गलियों में अंदर रेस्क्यू की गाड़ियाँ नहीं जा सकती और रेस्क्यू के पास इतने वसाइल भी नहीं है कि वो उनके जो वाटर पाइप हैं वो अंदर लेके जा सकें और फिर वो जाके दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल पे जाके आग को बुझा सकें। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग के वाक़यात जो हैं
और भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा बिलाल, देखा जाए तो घंटा घर की हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, उस जगह का जिक्र कर रहे हैं, तो एक लिमिटेड सा एरिया है, लेकिन अगर बात करें कि अभी तक बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से कितने लोगों की वहां पर अमवात हो चुकी हैं, तो वो कितनी तादाद है? देखिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो आपने सवाल पूछा है। इसमें एक ही ख़ानदान के तकरीबन 7 अफराद जो हैं वो जलकर खाक हो गए थे, उनको वो जलकर जहाँ बक हो गए थे। वो रात घर में अपने जो उनका प्लाज़ा था, नीचे उन्होंने अपनी दुकानें बनाई हुई थी और ऊपर उनका अपना घर था, तो शॉर्ट सर्किट के बायस वहाँ पर आग लगी। तो जो लोग तीसरी मंजिल पर मौजूद थे, आग क्योंकि चौथी मंजिल पे लगी और वो देखते ही देखते तीसरी मंजिल पे पहुंच गई। जो लोग नीचे थे वो नीचे भाग गए, जो चौथी मंजिल पे लोग थे वो 5वीं मंजिल पे ऊपर चले गए, तो वो बच गए। जो तीसरी मंजिल पे लोग थे वो ना ऊपर जा सके ना वो नीचे आ सके। 7 अफराद थे एक ही घर के, वो सातों के साथ जो हैं वो झुलस कर वहाँ पर जाँ बक हो गए। और उसके बाद ये इंतज़ामिया को ख्याल आया कि हम जो हैं इसको बिजली के निज़ाम को कुछ बेहतर करें। यहाँ पर झुलसने का तो ये वाक़यात हैं, साथ ही साथ जो दुकानों में कपड़ा जलने के, मेडिसिन मार्केट है फैसलाबाद की यहाँ पर बहुत बड़ी, वहाँ पर मेडिसिन के जलने के बहुत वाक़यात, अरबों रुपए का नुकसान जो है वो ताजरों का इन आतिशज़दगी के वाक़यात में हो चुका है। 7 से ज़ायद कीमती जानें जो हैं वो इन वाक़यात में जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने इसके बाद कहा था कि हम 2022 के बाद इंतज़ामिया ने कहा कि हम कोशिश करेंगे और जल्द ही जल्द फिर इस पर 2 कमेटियाँ इंतज़ामिया ने बनाई और 2 कमेटियों ने अपनी फाइंडिंग्स देनी थी कि ये आतिशज़दगी के वाक़यात क्यों हो रहे हैं, और फिर इसको बाकायदा तौर पर इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि इन बाज़ारों को मॉडल बनाया जा सके। इनके बिजली के बेहंगम तार जो हैं उनको या तो ज़ेरे ज़मीन किया जाए या उनको एक ऐसी तरतीब से किया जाए ताकि आतिशज़दगी के वाक़यात से लोगों को नुकसान न पहुँच सके। फेस्को ने इंतज़ामिया से 60 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और कहा जा रहा था कि ये मंसूबा हमने स्टार्ट करना है, तो फिर इंतज़ामिया अब ये पैसे क्यों नहीं दे रही है ताकि इस मंसूबे को आगे बढ़ाया जा सके? देखिए बिल्कुल इसी तरह से है। फेस्को ने इंतज़ामिया से 60 करोड़ रुपए मांगे थे। फेस्को ने बाकायदा तौर पर कंसल्टेंसी फ़र्म हायर की, उन्होंने अपनी वर्किंग जो है जो वहाँ पर की, प्रॉपर तौर पे सब कुछ बताया गया कि यहाँ पर हम इस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे। मिंट गुमरी बाज़ार हो, कारखाना बाज़ार हो, कचहरी बाज़ार, अमीपुर बाज़ार, भवाना बाज़ार, झंग बाज़ार, जितने सारे बाज़ार हैं वहाँ पर बिजली के जो तरसीली निज़ाम है उसको इस तरह से हम मॉडल बनाएंगे कि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फेस्को ने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को जमा करवा दी। अब बनता तो ये था कि ज़िला इंतज़ामिया जो है उस पर फ़ौरी तौर पर हुकूमत पंजाब से फ़ंड्स जो है वो तलब करती, वो फ़ंड रिलीज़ करवा कर फेस्को के दिए जाते ताकि वहाँ पर जो ताजरों का एक बड़ा ही दरीना मुतालबा है और कई बार वहाँ पर लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से कहा है, फेस्को से कहा है, और वहाँ पर रोज़ाना अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन जो हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ना ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ पर किसी किस्म की कोई तवज्जो दी जा रही है। और फेस्को का कहना है कि हमने तो काम करके देना है, उस वक्त करके देंगे जब हमें ज़िला इंतज़ामिया प्रॉपर तौर पर फ़ंड फराहम करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो वहाँ पर बिजली का निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सकता है। उसमें जो बिजली के उलझे हुए तार हैं उनको फेस्को अपने जो वसाइल हैं उनको बरोए कार लाते हुए कुछ बेहतर कर सकता है। ये जो सारा मामला आपने हमारे सामने रखा है, इस सारे मामले के हवाले से ही बात करने के लिए हमने फेस्को तर्जमान जो हैं सईद रज़ा, उनसे रब्ता किया है। उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपको दिखाते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को की हदायत पर ये जो है हमने कोई अक्टूबर 2022 में अपनी कंसल्टेंसी एक फर्म हमने हायर की थी और उसको पे भी फेस्को ने खुद किया है। उससे ये जितने भी फायर इंसिडेंट से बचने के तमाम एक जो है उसके ऊपर वर्कआउट किया गया। डीसी फैसलाबाद को 2 से 3 टाइम जो है वो हम लोग ने लेटर लिखा है कि हमें तकरीबन 600 मिलियन से ज़ायद की जो रकम दरकार है। हमारी पूरी कोशिश है कि इंतज़ामिया जैसे ही हमें फंड रिलीज़ करती है इसके ऊपर जो है वो जॉइंटली मिलकर जो है इसके ऊपर हम इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा बिलाल, आपने भी फेस्को तर्जमान सईद रज़ा जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
देखें, फेस्को की जानिब से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है वो अपनी जगह पर जो है वो आप कह सकते हैं कि वो अपनी जगह पर सही कह रहे हैं, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डायरेक्शंस दी गई थी फेस्को को कि आप इसमें हमें रिपोर्ट जो है वो बना कर दें। हाँ, अगर फेस्को उसमें कंसल्टेंसी फ़र्म हायर ना करता, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके ना देता इंतज़ामिया को, तो फिर इसमें फेस्को भी उतना ही कसूरवार था जितना कि ज़िला इंतज़ामिया है। लेकिन फेस्को का कहना है कि उन्होंने तमाम तर रिपोर्ट बनाकर ज़िला इंतज़ामिया को दी है और 2 से 3 बार फेस्को ने ज़िला इंतज़ामिया को लिखा है कि हमें फ़ंड्स फराहम करें, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फ़ंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। जब तक फ़ंड्स फराहम ज़िला इंतज़ामिया जो है वो फेस्को को नहीं करती, तो 8 बाज़ारों में जो बिजली का जो मॉडल तरसीली निज़ाम कायम करना है फेस्को ने, तब तक वो मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ंड्स होंगे बिल्कुल तो काम होगा। देखा जाए तो ये मसला सिर्फ 8 बाज़ारों का नहीं है या फैसलाबाद का नहीं है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मोस्ट यही सिचुएशन है। बिजली के तार हर जगह उलझे हुए दिखाई देते हैं, गुच्छों की सूरत में हमें दिखाई देते हैं। कोई सीरियस एफर्ट नहीं की जाती कि उनका कोई सद्देबाब किया जाए और आने वाले वक्तों में एक सीरियस किस्म के जो है एक्सीडेंट से बचा जा सके। लेकिन इंतजामिया इस हवाले से देखा जाए मुकम्मल खामोश है, कुछ भी एफर्ट नहीं की जा रही है, जबकि इसमें एफर्ट डालनी बहुत जरूरी है ताकि कोई इसका बेहतर सद्देबाब किया जा सके और बेहतर सूरत हाल सामने आ सके। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि कोयटा गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान को कोई रेवेन्यू हासिल ना होने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी का मरासला सामने आने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी करा दी है। इस बात का इंकशाफ बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में रुकने असेंबली की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में हुआ है। ये सारा मामला अब है क्या, बात करते हैं नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद गज से। गजनफर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि गवादर पोर्ट से आने वाली आमदनी से बलूचिस्तान को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, ये बात कैसे सामने आई है? जी, जैसे आपने बताया कि स्टार्ट में ये रुकने असेंबली मौलाना हिदायतुर रहमान हैं जो गवादर से मुंतखब हुए हैं, उनकी जानिब से मामला असेंबली में उठाया गया था और वो मेंबर भी हैं बोर्ड के गवादर अथॉरिटी के। तो उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि गवादर अथॉरिटी से जो है कोई पैसा बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा गवादर पोर्ट का, जिसके बाद जो है अरकान असम्बली ने इस पर बहस भी की, बात भी की और मुकम्मल तौर पर ये फ़ैसला किया कि इसको जो है उठाया जाना चाहिए, मामले को वफाक के साथ जो बलूचिस्तान का जायज़ जो हक बनता है उनको वो मिलना चाहिए। तो इस हवाले से जो है पहली बार ये बात सामने आई है कि गवादर पोर्ट की तरफ से बलूचिस्तान को कोई रेवेन्यू में जो है शेयरिंग नहीं मिल रही है। अच्छा गजनफर, वैसे ये गवादर बंदरगाह का ऑपरेशनल इंतजाम किसके पास है और ये किस तरह ऑपरेट हो रहा है और आमदनी का कितना हिस्सा आ रहा है, इसकी मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो बंदरगाह है गवादर की, इसका इंतज़ाम चीन की कंपनी है, चाइना ओवरसीज़ होल्डिंग कमेटी COPHC के नाम से है ये कंपनी। इसके पास गवादर पोर्ट की जो मतलब तमाम इंतज़ाम है वो इसी कंपनी के पास है। और यहाँ पर बंदरगाह में 2 ऑपरेट कंपनीज़ हैं, वैसे तो और भी इदारे हैं लेकिन जो 2 ऑपरेट कंपनीज़ हैं उनमें से जो आमदनी का हिस्सा है 9% एक कंपनी दे रही है, जबकि 15% जो है गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दूसरी कंपनी दे रही है। जो इन 2 कंपनियों को जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उससे 9% और 15% का हिस्सा जो है वो शेयर किया जाता है गवादर पोर्ट अथॉरिटी के साथ, जो कि बलूचिस्तान को फिर आगे नहीं मिलता। इसी हवाले से जो है ये बात सामने आई थी कि ये मिलना चाहिए। जहाँ तक गवादर पोर्ट अथॉरिटी का दावा है वो कहते हैं कि जी CSR के तहत जो बनता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मुख्तलिफ फलाही मंसूबे जो है वो बलूचिस्तान में जारी हैं और उन पर काम हो रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो फलाही मंसूबे हैं फिर इसी आमदनी से हम कर रहे हैं। लेकिन असम्बली में जब ये मामला सामने आया तो असम्बली के अरकान ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ये जो दावा किया गया है गवादर पोर्ट अथॉरिटी
अथॉरिटी का फलाही मंसूबों के हवाले से बलूचिस्तान में करने का, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की। और जो ये आमदनी हासिल हो रही है इसका रेवेन्यू भी देखना चाहिए, कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है और आगे कंपनी कितना रेवेन्यू शेयर कर रही है, तो उस हिसाब से जो है जो बलूचिस्तान का मुआशी तौर पर जायज़ हक बनता है वो बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया है बैक एंड से तो देखा जाए तो रेवेन्यू तो आ रहा है, फिर आगे वो रेवेन्यू कहाँ चला जाता है, इस हवाले से क्या कोई मालूमात हैं कि उसके वो रेवेन्यू पीछे से तो दिया जा रहा है? देखें ये रेवेन्यू जो है वफाक के पास जा रहा है, क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने असम्बली में यकीन दिलाया कि वो वफाक से बात करेंगे कि रेवेन्यू जो है वो बलूचिस्तान को मिलना चाहिए। तो वफाक से बात करने का मकसद यही है कि यकीनन गवादर पोर्ट अथॉरिटी है, डायरेक्ट अथॉरिटी है, तो वो जो है ये रेवेन्यू जो है वफाक के ही पास जा रहा है। जो कंपनीज दो शेयर कर रही हैं 9% और 15%। अब 9% कितनी आमदनी बनती है, 15% कितनी आमदनी बनती है, इस हवाले से अदाद व शुमार सामने नहीं आए, लेकिन ये जो है वफाक के पास जा रहा है रेवेन्यू, जो कि बलूचिस्तान अब ये मुतालबा करेगा वफाक से कि इस रेवेन्यू में से हमें हिस्सा दिया जाए। और जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ज़राए हैं उनसे जब बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि ये मुतालबा बल्कि ये होगा कि जो दो कंपनीज़ का रेवेन्यू है वो भी सामने लाया जाए, और जो गवादर पोर्ट अथॉरिटी से या गवादर पोर्ट से मुकम्मल तौर पर जो बंदरगाह से जितनी आमदनी आ रही है बलूचिस्तान का जो हक बनता है उस तमाम को कैलकुलेट किया जाए, ना सिर्फ इस दो कंपनीज़ को बल्कि ओवरऑल जितने भी शेयरिंग हो रही है वफाक के साथ उसको भी देखा जाएगा। तो इस हवाले से जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है, जो कि वफाक के सामने बाकायदा तौर पर वज़ीर मौक़िफ़ क्या दिया जा रहा है गज़नफ़र बलूचिस्तान हुकूमत का? अगर हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें तो इस सारे मामले के ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ है और आगे का क्या मंसूबा है जिससे गवादर पोर्ट में से बलूचिस्तान हुकूमत वफाक से हिस्सा हासिल कर सकेगी? देखिए जब असेंबली में ये मामला आया तो फौरी तौर पे वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तो मौक़िफ़ हुकूमत का असेंबली फ्लोर पे दे दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला जो है हम वफाक के सामने उठाएंगे और बलूचिस्तान का जो हक़ है वो उनसे लेंगे। ताहम जो उसके बाद हमने गवर्नमेंट के ज़राए से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि इस पर जो है वर्किंग शुरू हो चुकी है और बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो प्लानिंग कर रही है, पूरी तौर पर मनसूबाबंदी कर रही है कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी से भी राब्ते में, ताकि रेवेन्यू का पता चल सके कितना रेवेन्यू है, और मुकम्मल तौर पर अपनी रिपोर्ट बनाकर वज़ीर आज़म बलूचिस्तान बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने पेश करेंगे और ये मामला वज़ीर आज़म के साथ उठाया जाएगा। और जो एहसन इकबाल साहब हैं उनसे भी पर्सनली वज़ीर आला बलूचिस्तान रब्ता करेंगे ताकि इस तमाम मामले में बलूचिस्तान का जो भी जो जायज़ हक़ बनता है, जो मुआशी तौर पर बलूचिस्तान का रेवेन्यू बनता है, उसको हासिल करने में जो है फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए जाएंगे ताकि जल्द अज जल्द जो है ये रेवेन्यू बलूचिस्तान को मिलना शुरू हो जाए। अच्छा गज़नफ़र, अगर हम ओवरऑल गवादर की बात करें तो ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए कितना अहम है? देखिए ओवरऑल गवादर सिटी जो है वो तो बैनुल-अक़वामी शोहरत रखता है और इससे इसकी ख़ास कर जो है ये बंदरगाह गवादर पोर्ट की जो इस वक्त चाइनीज़ कंपनी के पास है, ये बंदरगाह इसलिए भी अहमियत की आमिल है क्योंकि ये जो है मशरिक़ वस्ता और फिर अफ्रीकी ममालिक को जो है चीन को रसाई देता है इक़्तिसादी तौर पर। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का भी इसमें बेनिफिट है, आगे जाके पाकिस्तान जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा और बरामदात करेगा, तो इस हवाले से अहम है। और दूसरा ये कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और इसके अलावा दीगर जो है सरमायाकारों को लाने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का जो एक इदारा है वो फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर जो है कोशिश कर रहा है, ना सिर्फ बल्कि बाहर के लोगों को भी मुतवज्जा कर रहा है कि वो गवादर में इन्वेस्टमेंट करें और पूरी एक जामा प्लान है गवादर के हवाले से जो लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। जबकि 2025 से 2035 तक का एक गवादर सिटी मास्टर प्लान भी है जो चाइना और पाकिस्तान गवर्नमेंट का मिल के डेवलपमेंट के हवाले से, जिस पर जो है वो काम शुरू है ताकि इस सिटी को जल्द अज जल्द जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर लाया जाए और इससे जो है पाकिस्तान के रेवेन्यू में जो है भरपूर तरीके से इजाफा किया जा सके। इसके साथ ही जो अगर हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें तो गवादर से हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं और जिस तरह से अगर रेवेन्यू डायरेक्टली बलूचिस्तान को मिलना शुरू हो जाता है और इसको हम देना शुरू कर देते हैं तो आने वाले वक्तों में क्या फ़ायदे हमें मतवक्के हैं?
देखें, ये तो इंटरनेशनल इशू है। गवादर को फ़ाल करने के लिए काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव है। जो भी गवर्नमेंट आई है उसकी यही कोशिश रही है इसको जल्द अज जल्द एक्टिव किया जाए, लेकिन थोड़े से इसमें बैनुल-अक़वामी इशूज़ भी हैं। कुछ ताकतें नहीं चाहती कि गवादर जो है मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो सके, लेकिन गवर्नमेंट जो है हम देख रहे हैं कि सीरियसली इस पर काम कर रही है। अगर छोटे बहुत रेवेन्यू की बलूचिस्तान के हवाले से बात करूँ तो गवादर के लिए कोयटा से बसेस चलना शुरू हो गई हैं, ट्रांसपोर्टर्स जा रहे हैं, यानी गवादर की तरफ लोगों का रुख हो गया है, जो इससे पहले नहीं होता था, आज से 2-4 साल पहले। और इसी तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के, वो रिजॉर्ट्स बना रहे हैं वहाँ पर साहिल के पास, और इसके अलावा 5 स्टार होटल्स के लिए जो है लैंड परचेज़ की जा रही है। जो गवादर की लोकल लैंड है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है। माहीगीरों के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, आइन बना दिया है, एक्ट में उसको ले आए हैं किस तरह उनको तहफ़्फ़ुज़ करना है मकामी आबादी के रोज़गार और उनकी ज़मीन के हवाले से, वो भी उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। जबकि वफाक की सतह पर जो है चाइना ने तो बड़े पैमाने पे गवादर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन चाइना के साथ जो है वफाक की ये कोशिश है जो पर्सनल तौर पर इंगेज किया जाए लोगों को, जो बड़े बड़े दुबई में है, जो इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं सरमाएदार और दीगर ममालिक के सरमाएकारों को जो है यहाँ पर राग़िब किया जाए और गवादर को ताकि दिखाया जाए। इसी सिलसिले में जो है उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम किया है। गवादर का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और उस गवादर एयरपोर्ट को उन्होंने एक्टिव किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनकी गवादर तक रसाई हो सके इंटरनेशनली, और फिर उनको जो है यहाँ पर ला के ब्रीफिंग्स दी जाए और सरमायाकारी की जाए। तो 2025 से 2035 का जो ये मामला है, इसमें पूरी कोशिश है कि 10 साल में गवादर को जो है ना मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनली कर दिया जाएगा। और अच्छा गजनफर, आपने कुछ मुश्किलात का भी जिक्र किया है कि कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। ऐसी कौन सी बेसिक, अगर हम मुश्किलात का जिक्र करें, बेसिक प्रॉब्लम ऐसी कौन सी हैं जिन्हें हम रिजॉल्व कर सकते हैं और हम इस तमाम मामले को जो है बलूचिस्तान के हक में बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बेसिक जो सब इशू है वो अमन व अमान के हवाले से सिक्योरिटी चैलेंजेस का मसला है बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान के जो गवादर के साथ मकरान डिवीज़न है वो काफ़ी डिस्टर्ब है सिक्योरिटी के हवाले से। तो जो इन्वेस्टर है वो सबसे पहले सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, और जो बलूचिस्तान के सिक्योरिटी की सूरत हाल है यही सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है गवर्नमेंट को। और इस सिक्योरिटी के चैलेंज को काउंटर करने के लिए भी जो है वो इदारे काम कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है किसी भी तरह से मकरान डिवीज़न ख़ासकर जो है उसके अंदर अमन व अमान को कायम किया जाए ताकि गवादर को मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए। और यही चैलेंजेस जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को देखने में आ रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से। तो ये जैसे ही मसला हल होता है सिक्योरिटी का, थोड़ा सा अमन व अमान भी बरकरार होता है, तो गवादर जो है मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने की तरफ चल पड़ेगा। अच्छा गजनफर, इस हवाले से देखा जाए तो हम विफाक की भी बात कर लेते हैं कि विफाक का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि गवादर पोर्ट से आने वाली आमदनी बलूचिस्तान को नहीं जा रही है, आपने कहा कि विफाक को जा रही है, तो विफाक वो जो आमदनी है वो बलूचिस्तान को वापस देने के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखता है? ये तो अभी तक बलूचिस्तान हुकूमत ने फौरी तौर पर ये मसला वफाक से नहीं उठाया। अब इस पर वो पूरी रिपोर्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि यही हो कि वफाक की तरफ से कोई ऐसा जवाब बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ना मिले कि वो फिर वापस पलट के आए और उसका जवाब ढूंढें। तो ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी हो, फिर हम उसके बाद ये वफाक के सामने मसला रखेंगे ताकि वफाक के पास कोई दूसरा रास्ता ना रहे कि वो कोई ऑब्जेक्शन करें, बल्कि वो फौरी तौर पर जो हल बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनको बताएगी उस पर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर जो है ये मसला फौरी तौर पर हल हो जाए। लेकिन जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो तो सबको दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान बज़ाते खुद इसका शिकार है, विफाक इस हवाले से बहुत बेहतर तरीके से जानता है। तो अगर ये आमदनी बलूचिस्तान को डायरेक्ट दे दी जाए तो क्या सिक्योरिटी के इश्यूज़ हल नहीं हो सकते हैं? देखें, सिक्योरिटीज़ का इशू तो वफाक की सतह पर भी चल रहा है। जो यहाँ पर फ्रंटियर कोर है, FC बलूचिस्तान है, वो भी गवादर में सर्व कर रही है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी गवादर में है। इन्वेस्टर्स को तो मुकम्मल वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम की जा रही है गवादर के अंदर, और जो है मुकम्मल गवादर के एरिया में जहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उसको तो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान की जो ख़बरें हैं जो नेगेटिव में नेशनल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर सामने आती हैं,
तो फिर वो इन्वेस्टर्स जो जिन्होंने अब तक यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया वो इन्वेस्ट करने से पहले काफ़ी सोच रहे होते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई भी है उनको तो प्रॉपर जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, उनका इस हवाले से कोई लॉस यहाँ पे नहीं हुआ हुई है ना ज़फ़र देखा जाए तो फिर मेरे ख्याल में दीगर जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको यहाँ पर मज़ीद हम कैसे दिलचस्पी उनकी इसमें बना सकते हैं? देखिए इस हवाले से जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान थे जाम कमाल साहब जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं आजकल, तो अभी भी उनका कंट्रीब्यूशन है गवादर के हवाले से, कॉमर्स मिनिस्ट्री उनके पास है। तो उन्होंने उनके दौर में जो है मुकम्मल तौर पर कोयटा मास्टर प्लान भी बना था उनका। ये कोई मीटिंग्स होती थी तो उसमें यही जिक्र करते थे कि जब तक हम कोयटा को एक अच्छा शहर डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि जो गवादर में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं उसने सबसे पहले कोयटा आना है, और जब वो एयरपोर्ट से CM सेक्रेटरीट तक आता है तो उसको ऐसा नज़र आए कि वाकई ये जो है बलूचिस्तान का कैपिटल है। तो उसी वजह से जो है ये कोयटा मास्टर प्लान भी बना और कोयटा के अंदर बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट इस वक्त जारी है। तो उन्होंने कहा, उनका ये प्लान था कि जो इन्वेस्टर आता है वो कोयटा आएगा, फिर हम उसको ब्रीफ करेंगे, और इस हवाले से बलूचिस्तान में एक इदारा भी कायम किया गया बलूचिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड के नाम से, जो बिलाल काकड़ हैं एक उसके चेयरमैन, वो मुख्तलिफ विज़िट्स कर रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद में उन्होंने सेमिनार किए हैं, लाहौर में उन्होंने सेमिनार्स किए हैं। इस इदारे ने बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी में यूथ को इंगेज करके उन्होंने सेमिनार किए गवादर के हवाले से और ओवरऑल बलूचिस्तान के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से। तो फोकस तो उनका मुकम्मल तौर पे ये है कि जो इन्वेस्टर है उसको यहाँ की अफादियत बताई जाए, और इन्वेस्टर को भी ये अंदाज़ा है कि जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा अमन का और ये सिक्योरिटी चैलेंजेस अगर ख़त्म हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर जो दुबई में उसकी इन्वेस्टमेंट है या सिंगापुर में है वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो है उससे ज़्यादा उसको बलूचिस्तान में फ़ायदा होगा, क्योंकि बलूचिस्तान का जो यहाँ का जो ज़मीनी जो स्ट्रक्चर है वो हर लिहाज से जो है बेहतरीन है इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से, और जो चाइना का नुक्ता जहाँ पे ठहरा हुआ है सीपैक का वो भी गवादर की बेस का हामिल है। लेकिन एक और मामला है जो कि गवादर पोर्ट के चेयरमैन की तैनाती के हवाले से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये मामला उठाया है, तो क्या कोई नाम सामने आया इस हवाले से और उसकी तैनाती के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी यही जो डेवलपमेंट हो रही है वफाक के सामने रिपोर्ट रखने की, उसमें ये मुद्दा भी शामिल है कि जो चेयरमैन गवादर अथॉरिटी का होगा, बलूचिस्तान हुकूमत की ये कोशिश है कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, और उसके लिए नाम 5-6 नाम हैं ऑफिसर्स के, वो डिस्क्लोज़ नहीं किए गए, जिनमें से एक नाम फ़ाइनल होगा और वो वफाक के सामने रखा जाएगा। इनकी कोशिश यही है क्योंकि गवादर जो है बलूचिस्तान का हिस्सा है, 18वीं तरमीम भी है, तो बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पर जो है गवादर के अंदर स्टेक होल्डर बनाया जाए, और जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें बलूचिस्तान हुकूमत को वफाक हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर आगाह रखे। इसीलिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी का जो चेयरमैन है उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो। तो अब तक तमाम मामलात कौन देख रहा था गवादर पोर्ट के हवाले से? अभी जो है कोई चेयरमैन है गवादर अथॉरिटी के, मुझे कंफर्म नहीं है उनका ताल्लुक कहाँ से है, लेकिन बलूचिस्तान से नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये कहा है कि नाम जो है चेयरमैन का वो बलूचिस्तान के ऑफिसर का देंगे। तो इसमें यही है कि चेयरमैन जो है वो बलूचिस्तान से नहीं है, यानी कि जितने भी नाम दिए जाएंगे वो बलूचिस्तान से ही होंगे, आउट ऑफ बलूचिस्तान नहीं होंगे। जी हाँ, कोशिश बलूचिस्तान हुकूमत की यही है कि बलूचिस्तान के ऑफिसर भी जो है वो काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं और बहुत अच्छे अच्छे इदारों में काम कर रहे हैं और वफाक की सतह पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, तो काबिल अफसर का और जो मेरिट पे होगा उसका नाम जो है चेयरमैन गवादर अथॉरिटी का फ़ाइनल करने के बाद जो है वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की जाएगी कि तैनाती की जाए गवादर पोर्ट में। बिल्कुल ऐसा ही है। नाजरीन, आपने बलूचिस्तान के से तमाम मालूमात देखी गवादर पोर्ट के हवाले से, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है गवादर पोर्ट जो कि अच्छी खासी जो है रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है, अच्छी खासी आमदनी वो दे रहा है, लेकिन वो आमदनी वो खुद इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, वो डायरेक्ट वफाक को जा रही है, और जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर अच्छे खासे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। अगर यही आमदनी बलूचिस्तान को ही दी जाए और उसके सिक्योरिटी के मसाइल को हल किया जाए तो और भी बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे करप्शन के हवाले से, क्योंकि करप्शन अब हमारा आलमी मसला बन चुका है। आपको बताएं कि सिंध में गंदम की खरीदारी में साल 2022 से 24 तक अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। नैब और वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने आला सतह तहकीकात शुरू कर दी हैं। महकमा खुराक के अपने ही इंस्पेक्टर ने इस सारे मामले का भांडा फोड़ दिया है। तहरीरी शिकायत पर इदारा हरकत में आया और गंदम की खरीदारी के नाम पर मुख्तलिफ बैंक्स में अरबों रुपए का कर्जा हासिल करके गंदम खरीदी गई। और जब फिजिकल वेरिफिकेशन का मामला आया तो लाखों बोरियां गोदाम से गायब कर दी गईं, जबकि मौजूदा बोरियों से गंदम के बजाय मिट्टी और रेत बरामद हुई है। मजीद इस खबर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर ने। जाहिद, सबसे पहले ये बताएं कि ये मामला है क्या और 2022 से इस वक्त तक महकमा खुराक के अफसरान ने कितने अरब का चूना लगाया है? जी थैंक यू सो मच। और महकमा खुराक में ये करप्शन की कोई नई बात नहीं है। ये प्रोग्राम जो है हम कोई पहली मरतबा नहीं कर रहे हैं। उससे पहले भी जो इश्यूज आते रहे हैं और उसके मुताल्लिक़ हमने आगाही हमेशा दी है। ये मामला तब जो है उठा है जब महकमे के एक इंस्पेक्टर की जानिब से तहरीरी तौर पर मुख्तलिफ इदारों को शिकायत भेजी गई और उसके बाद जो है इदारे हरकत में आ गए हैं और उन्होंने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। एक तरफ तो नैब की जानिब से भी एक ख़त लिखा गया था सेक्रेटरी खुराक को और उनको कहा गया था कि इस मामले पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए हुए हैं इनकी तफसील जो है वो फराहम की जाए। दूसरी जानिब जो चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से उनके अहकामात की रोशनी में वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की जानिब से भी इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और एक ख़त लिखा गया है उनकी जानिब से भी सेक्रेटरी जो महकमा खुराक को कि आप इस हवाले से बताएं कि इनके जो इल्ज़ामात हैं उसमें कितने हद तक सदाकत है या जो रिकॉर्ड है उसके मुतालिक जो है वो बातें की गई। अब ये मामला जो है सामने आया क्योंकि कोई आज की बात नहीं है। 2022 से लेकर इस वक्त तक मुख्तलिफ औकात में गंदम की खरीदारी की जाती है। महकमा खुराक की जानिब से अरबों रुपए रखे जाते हैं। इस मरतबा ऐसा हुआ कि जब खरीदारी की गई थी तो उस वक्त महकमा खजाना की जानिब से इनकार किया गया और उन्होंने कहा कि हम इस मद में रकम फराम नहीं कर सकते। फिर जो है मुख्तलिफ बैंकों से कर्जा हासिल किया गया जिसके बाद ये गंदम जो है खरीदी गई। गंदम तो खरीदी गई, इसमें जो है काफ़ी हवाले से जो है उन्होंने करप्शन की और उसमें जालसाजी की। गंदम जो है सरकारी रेट जो है उसके मुताबिक खरीदी जाती है। गोदाम्स में बताया जाता है कि लाखों जो बोरियां होती हैं वो होती नहीं है और जब फिजिकल वेरिफिकेशन की बात आती है तो जब अचानक से मामला सामने आता है तो इस तरह करते हैं कि बोरियां तो दिखने में तो आ जाती हैं कि पड़ी हुई है गोदाम्स में, मगर जब फिजिकल वेरिफिकेशन आती है उनकी गिनती आती है अंदर से वो चेक करते हैं तो उसमें जो है मिट्टी रेत और इस तरह की जो है भूसा भरा हुआ होता है कि जिसके बाद जो है वो पता चलता है कि ये तो गंदम है ही नहीं। तो इतने बड़े स्कैंडल्स हैं, इतने बड़े डाके जो हैं वो सिर्फ सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों में लगते हैं। हम बार बार पॉइंट आउट भी करते हैं कि जिस तरह के अफसरान हैं हुकूमत पॉलिसी बनाती है। जाहिद, हम हमेशा से इसको पॉइंट आउट करते आए हैं। अभी ये मामला जिस तरह से सामने आया है तो कौन कौन से इदारे एक्टिव हो गए हैं तहकीकात के हवाले से? नैब की जानिब से भी एक खत लिखा गया है महकमा खुराक की सेक्रेटरी को और उनसे तफसीलात मांगी गई हैं। अब चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की जानिब से भी एक खत लिखा गया है और कहा गया है कि इस हवाले से आप बताएं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जिस इंस्पेक्टर ने इल्ज़ामात लगाए हैं उसका स्टेटस बताया जाए कि महकमे के अंदर उसका स्टेटस है क्या और उसके मुतालिक भी आगे दी जाए। अच्छा। और उसके बाद जो है तमाम उनसे तफसीलात तलब की गई हैं कि आप हमें बताएं कि जो इस वक्त महकमा खुराक का जो स्टॉक मौजूद है उसके मुतालिक भी बताया जाए। 2022 से इस वक्त जितनी गंदम खरीदी गई और जिसके बाद इस वक्त कितनी मौजूद है इसके मुताबिक CMIT की जानिब से मुकम्मल 1 to all तफसीलात मांगी गई हैं कि हमें A to Z जो है पूरी डिटेल्स दी जाए इस हवाले से। जी बिल्कुल, तमाम जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इस तरह से होता है कि महकमा खुराक की जानिब से जो कोटा दिया जाता है फ्लोर मिल्स को उनके मुतालिक भी बताया गया है कि वो उनको कितना कोटा दिया गया, गंदम उनको कितनी फराहम की गई और उसके बाद एक पॉलिसी हुकूमत हर साल बनाती है कि किस तरह से गंदम की खरीदारी की जाए और SOPs बनाई जाती हैं और उसी SOPs के तहत चलना होता है। तो उसका भी रिकॉर्ड मांगा गया है और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि माजी में भी मुख्तलिफ जो तहकीकातें
हुई हैं मुख्तलिफ औकात में, उनका स्टेटस क्या है, उसके मुतालिक भी पूछा गया है। क्योंकि इस तरह से जो एक रिकॉर्ड रहा है कि तहकीकातें की जाती हैं, मगर उसमें कुछ मखसूस जो अफसरान हैं उनको टारगेट किया जाता है और असल जो मुलजमान है उनको बचाने की कोशिश की जाती है। तो इसमें भी कि अगर वो भी फॉर्मेलिटी के तौर पर ही सही, मगर जितनी भी तहकीकातें की गई हैं तो उसका रिकॉर्ड फराहम किया जाए। मुख्तलिफ नेब की जानिब से इस हवाले से भी तहकीकातें जो की गई थी, महकमे की जानिब से अपनी खुद जो डायरेक्टर लेवल के डायरेक्टर जो माजी के डायरेक्टर थे। अच्छा जाहिद, यहाँ पर मैं एक और चीज़ का जिक्र भी करना चाहूँगी कि वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने कुछ अर्सा कबल भी एक तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट दी थी, उसमें भी बहुत से इंकशाफात किए थे। वो इंकशाफात ज़रा हमें डिटेल से बताइए। जी बिल्कुल, ये 2022 के सैलाब के बाद महकमा खुराक की जानिब से 3,79,000 जो बोरियां हैं वो ख़रीदी गई थी और जिसके बाद ये तहकीकात की गई थी। बदकिस्मती की बात है कि उस भी तहकीकाती रिपोर्ट में तमाम मामला सामने आए थे और बताया गया था कि उन बोरियों में जो है गंदम की बजाय रेत मट्टी जो है वो जो भरी गई है। ये रिपोर्ट जो जारी हुई थी और चीफ सेक्रेटरी सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी गई थी और बताया गया था कि 2022 के सैलाब के बाद जितनी गंदम खरीदी गई वो नाकिस मिट्टी मिलाकर सरकारी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ 30,28,105 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ये भी बताया गया था रिपोर्ट में कि 14 अजला में गंदम की जो गोदाम है उनका भी जायजा लिया गया, जिसके मुताबिक जामशोर में 9 करोड़ 37 लाख रुपए, दादू में 56 करोड़ 93 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, घोटकी में 4 करोड़ 81 लाख रुपए, सखर में 1 करोड़ 62 लाख रुपए, इसी तरह से जामशोर में 9 करोड़ 37 लाख रुपए, दादू में 56 करोड़ रुपए ये नुकसान जो है पहुंचाया गया। खैरपुर मीरस में 16 करोड़ रुपए, कश्मीर में 38 करोड़ रुपए, जकबाबाद में 13 करोड़ रुपए, लाड़काना में 1 करोड़ 50 लाख रुपए, कंबर शहदाद कोट में 36 करोड़ 63 लाख रुपए, नौशर फिरोज में 1 करोड़ 98 लाख रुपए, सांगढ़ में 91 लाख रुपए, शहीद बेनाजीराबाद में 98 लाख रुपए, मलीर में 1 अरब 75 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। और जब ये फिजिकल वेरिफिकेशन का मामला आया था तो उस वक्त उन्होंने जब देखा था बोरियों में एक तो मौजूद नहीं थी, अगर मौजूद थी तो उसमें भी इसी तरह से मट्टी रेत जो है वो भरी हुई थी। ये जिस गोदाम का जिक्र आप हैं वो कौन सा गोदाम था जहां पर बोरियों में गंदम की जगह रेत और मिट्टी डाली गई? लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि वो गोदाम किसकी मिल्कियत में था? देखिए, ये तो महकमा खुराक के अफसरान हैं और जितने गोदाम हैं वो महकमा खुराक के होते हैं और तमाम जो रिपोर्ट दी गई थी उनके मुतालिक की है। जो जितने अजला हमने जिक्र किया ये तमाम अजला में ख़रीदारी की गई थी 2022 के सैलाब के बाद। अच्छा। और उसके बाद इस जो गंदम थी उसमें इसी तरह से मामला पाए गए थे, क्योंकि रखने की एक जगह होती है। मुख्तलिफ शहरों में जो गोदाम हैं, ख़ासतौर पर हम मलीर की बात करें कि मलीर में जो इनके ज़्यादा होते हैं, या वैसे जो जामशोर के बोलड़ी का इलाका है वहाँ पर भी इनके गोदाम होते हैं। इसी तरह से हर छोटे बड़े शहर में जब ये ख़रीदारी करते हैं तो इस तरह के गोदाम जो हैं वो मौजूद होते हैं जिसमें वो गंदम रखते हैं। और उसके बाद जो है ज़रूरत होती है जब मार्केट में, तो सरकार का काम होता है कि जो काश्तकार है उनसे गंदम खरीद ले और उतनी अपने गोदाम में रख दे। यहाँ पर हर हवाले से करप्शन होती है। जिस तरह से अगर बारदाना की बात करें कि वो काश्तकारों को फराहम करना होता है, मगर बदकिस्मती की बात है कि हमेशा हर साल जो बारदाना होता है उसकी बोली लगती है वो काश्तकारों को नहीं मिलता है और वही बारदाना जो है वो मुख्तलिफ व्यापारी जो होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है ताकि गंदम भी उन्हीं से खरीदी जाती है। ये बड़ा, एक तो हमारे पास रेट नहीं होता है। इस साल भी हालांकि सिंध हुकूमत की जानिब से खरीदारी नहीं की गई क्योंकि बताया गया कि गोदाम्स के अंदर पहले से ही स्टॉक मौजूद है, तो इसलिए सिंध हुकूमत की जानिब से खरीदारी नहीं की गई थी। मगर हर साल जिस तरह से खरीदारी होती है तो बारदाना के मद में भी करोड़ों रुपए की करप्शन होती है और जितने अफसरान हैं मुकर्रर होते हैं। अच्छा जाहिद, जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं तो हमारी इतलात के मुताबिक तो हमें ये भी पता चला है कि साबिक डायरेक्टर फूड जो हैं वो भी मुलव्वस मुल्ज़मान में शामिल हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये क्या माजरा है, ये भी बताएं हमें।
जी बिल्कुल, साबिक जो डायरेक्टर हैं उस पर इल्ज़ामात हैं, संगीन नोयत के इल्ज़ामात, ज़्यादातर अरसा वो ही अपने ओहदे पर रहे हैं और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो जोन्स हैं उनके डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उन पर इल्ज़ामात हैं, क्योंकि जब मामला हुआ था तो यही मामला पॉइंट आउट किया गया है और सीएम इंस्पेक्शन टीम की जानिब से ये लिखा गया है कि उस डायरेक्टर की जानिब से जो इनको इंक्वायरी कराई गई थी वो रिपोर्ट भी फराहम की जाए। जो हमें इतलात मिली है कि उसमें भी कुछ जो असल मुल्ज़मान थे उनको बचाया गया था। अच्छा। और कुछ जो 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 अफसरान थे, जो मुलाजमीन थे, जो नापसंदीदा अफसरान या मुलाजमीन थे उनको टारगेट किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, मगर असल जो मुल्ज़मान है उनको बचाया गया। तो इसी जो दरखास्त है उसी में ही उस जो साबिक डायरेक्टर हैं उन पर ये संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उसके लिए ही जो हमें इतलात मिली है कि अब उसका प्रमोशन भी रोका गया है कि इसको प्रमोट ना किया जाए। अब देखते हैं कि वो उसका किस हद तक रुकता है मामला, क्योंकि दूसरी में आपको बता दूं कि 2016-17 में भी एक मामला सामने आया था गंदम की खरीदारी के हवाले से और नेब की जानिब से भी एक जो है रेफरेंस दायर किया गया था कि उस वक्त मार्केट में जो कीमत थी 1300 रुपये फी 40 किलोग्राम खरीदने के हवाले से और 100 किलो की जो बोरी थी उसकी कीमत थी 3250 रुपये सरकारी तौर पर जो खरीदी थी, जबकि मार्केट में जो रेट था वो था 3000 रुपये। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मार्केट में जो स्टॉक मौजूद था, जो जखीरा अंदोजी करते हैं उनसे खरीदी गई गंदम, काश्तकारों से नहीं खरीदी गई और इसी तरह से उन काश्तकारों को इसके अलावा और भी बहुत सी बेज़ाब्तियां हैं जाहिर जो सामने आई हैं। गंदम की खरीदारी एक तरफ, सब्सिडी और कोटा पॉलिसी में भी बहुत सी बेज़ाब्तियां सामने आई थी, वो कौन कौन सी थी? जी बिल्कुल, इसी हवाले से सब्सिडी जब हुकूमत की जानिब से दी जाती है, कोटा भी हुकूमत की जानिब से दिया जाता है, हर फ्लोर मिल को कि किसको किस तरह मिलता है उसमें बड़ी बेज़ाब्तगी होती है। जो मनपसंद फ्लोर मिल बालकान है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोटा दिया जाता है और जो टारगेट है हुकूमत की जानिब से या मिसाल के तौर पर उन अफसरान की जानिब से रखी जाती है गंदम, वो मार्केट में फ़रोख्त की जाती है। इस वक्त मार्केट में अगर 8000 रुपये बोरी की कीमत है तो फौरी तौर पर ये इस तरह से करते हैं महकमा खुराक के अफसरान कि वो मार्केट में, ओपन मार्केट में फरोख्त कर देते हैं। जब नई गंदम आती है उसकी कीमत होती है 2000, 4000, 5000 रुपया फी बोरी, तो उस वक्त खरीद कर और वो कोटा पूरा करने की कोशिश की जाती है। पूरी भी नहीं खरीदी जाती मगर आधी खरीद के आधी मट्टी रेत मिला के कोटा पूरा करते हैं। ये तमाम महकमे के अफसरान को मौजूद है कि वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी भी आपको बात बताऊं कि ग्रेड जो 12 का मुलाजिम था, एक साबिक फूड इंस्पेक्टर, उसको इस वक्त जो है नौकरी से उसकी खारिज कर दी गई है, निकाल दिया गया है, फारिग कर दिया गया है। अब उन पर जो इल्ज़ाम था कि 2015 से 2018 तक उन्होंने 37,000 गंदम की बोरियां 8,737 गंदम की बोरियां गायब की। ये सिर्फ साबित हुई तहकीकात में, उससे पहले भी जितनी बोरियां उसने की होंगी तो वो तो अलग हिसाब है। सिर्फ इस मद में तकरीबन 60 करोड़ रुपए की उस पर करप्शन साबित हुई थी। अच्छा। जिसके बाद महकमे की जानिब से तहकीकात कराई गई और उसको जो है शोकाज नोटिस दिया गया, पर्सनल हियरिंग की गई और उसमें उन्होंने मुतमिन करने वाला जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उसको मुलाजमत से निकाल दिया गया। आप तस्वर करें कि सिर्फ एक जो फूड इंस्पेक्टर है, अगर उसको सिर्फ साबित होती है वो होती है 60 करोड़ रुपए की करप्शन। अच्छा। तो आप तस्वर करें कि पूरे सिंध के अंदर कितने इंस्पेक्टर्स हैं जो इस तरह की करप्शन करते होंगे और उनसे सोचने का मुकाम है। खैर हमें ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की जानिब से कुछ डिटेल्स मांगी गई थी, तो क्या नैब की जानिब से भी सेम रिकॉर्ड ही तलब किया गया था? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से रिकॉर्ड दिया गया है क्योंकि इस जो दरख्वास्त दी गई है इसमें जो पॉइंट आउट किया गया है कि 100 अरब रुपए की करप्शन हुई है, मगर इस वक्त जितनी इतलात हैं कि तकरीबन 200 अरब जो साल इसमें मेंशन किए गए 2022 से 2024 तक, इसमें 200 अरब के करीब जो है वो करप्शन हुई है। अब मामला तहकीकात के लिए आया है क्योंकि कुछ मामला हैं। अब ये नैब का मैंडेट है, नैब का अपना भी मैंडेट है कि वो
इस मामले पे तहकीकात करे, क्योंकि ये ज़्यादा एक कानून साजी हुई थी जब, और उसके बाद एक पोर्शन दिया गया था कि अगर 50 करोड़ रुपए से कम कोई करप्शन है तो वो महकमा एंटी करप्शन या चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम या और जो सूबाई इदारे हैं उनके हवाले की जाए। उससे ऊपर जो होती है वो उसको नैब खुद देख ले। ये तो 200 अरब रुपए, ये 200 अरबों रुपए का मामला है। सोचने की बात तो ये है ना यहाँ पर कि अब तक कितने मुल्जिमान ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकी है? देखिए ये तो इस बात पे जो है ना बड़ा मजाक होता है कि हकीकत ये है कि सिंध के अंदर जो है यानी कि हम पहले ही ना समझे इस हवाले से, हम तसव्वुर करते हैं कि जो जितने करप्शन ज्यादा करेगा उसको उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। दूसरी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त महकमा खुराक का जो डायरेक्टर मौजूद है वो इंतहा दर्जे का जेंटलमैन अफसर है, और तमाम जो मामलात हैं उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किए, उन्होंने कार्रवाई की। यानी कि जाहिद यहाँ पे हम कह सकते हैं जो जितना जेंटलमैन है वो उतना ही करप्ट है। नहीं, मौजूदा जो डायरेक्टर हैं वो तो जेंटलमैन है, इसमें कोई शक नहीं है, वो ऑनेस्ट अफसर हैं, इसमें तो ये इसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने ये कार्रवाई जितनी अभी तक हुई है उन्होंने कराई है। दूसरी बात, वो जेंटलमैन है तो रिकवरी की क्या सूरत हाल है? कुछ रिकवरी कर पाए या वो कि नहीं कर पाए हैं? मुझे बताने दें, अभी जो सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, हाँ अलबत्ता उन पर जो है ये इल्जाम है कि उन्होंने जो मुर्दा लोग हैं, जो जहेज के नाम पे जो लड़कियां हैं उनके नाम पे 200 अरब रुपए की करप्शन जरूर की थी महकमा लेबर के अंदर। इल्जाम है, वो तहकीकात जारी है, वो तहकीकात तकमील तक नहीं पहुंच सकी है। हाँ अलबत्ता उस महकमे के सेक्रेटरी अभी जो हैं वो महकमा खुराक के सेक्रेटरी हैं, तो हम अब आप तसव्वुर कर सकती हैं कि क्या मामला थे, क्योंकि आला सतही तहकीकात हुई थी महकमा एंटी करप्शन के अंदर। हमने ही इस 200 अरब रुपए के हवाले से बताया भी था कि 2 अरब कि ये जो है मुख्तलिफ लोग जो हैं उनके नाम पे जो महकमा लेबर है उनका एक मैंडेट होता है, वो देते हैं शादी ब्याह के नाम पे, और जो बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिद देखा जाए तो ये करप्शन के जो बातें हम हर बार हाईलाइट करते हैं, हम हर बार सामने लेके आते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कार्रवाई का आगाज होता है लेकिन वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमने यही देखा है कि मनपसंद अफराद को बचा लिया जाता है और नापसंदीदा अफराद के ऊपर सारा का सारा मलबा डाल दिया जाता है। अगर आगे भी यही सूरत हाल रही तो किस तरह से हम करप्शन से मुल्क को पाक कर सकेंगे, ये सबके लिए एक सोचने का मुकाम है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।